नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं 9th क्लास का रसायन शास्त्र का ये पहला अध्याय का आखिरी वीडियो क्लास है। ये 7वां वीडियो क्लास होगा। इससे पहले 6 वीडियो क्लासेस को ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और इससे आगे के पहले के जो क्लासेस हैं उसको आप देख लें तो आप विषय को बारीकी से समझ पाएंगे। आज हम लोग ठोस, द्रव और गैस के कणों का गमन यहाँ से आज इसका अध्ययन स्टार्ट करेंगे और ये एक वीडियो क्लास होगा, इसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ का, ये 7वां वीडियो क्लास है। 6 वीडियो क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। क्या है देखिए, निम्नलिखित कार्यकलाप के द्वारा ठोस, द्रव और गैस के कणों का गमन समझा जा सकता है। किस तरह से ठोस के कण गमन करते हैं, किस तरह से द्रव के कण गमन करते हैं और किस तरह से गैस के कण गमन करते हैं, इसको समझाने के लिए एक कार्यकलाप है। इस कार्यकलाप के द्वारा आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। इससे पहले के वीडियो क्लासेस को अगर आपने देखा होगा तो ठोस के भी छोटे से छोटे कण होते हैं और उन कणों के चारों ओर छोटे छोटे कण होते हैं। उसी तरह द्रव्य में भी होते हैं और उसी तरह गैस में भी होते हैं। लेकिन गैस के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और वो कभी भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन द्रव के जो कण होते हैं वो अलग तो होते हैं, उनके अंदर अंतराणु का स्थान होता है, लेकिन उनके अंदर कुछ आपस में आकर्षण भी होता है। लेकिन ठोस के जो कण होते हैं उनमें अंतराणु का स्थान न्यून होता है, नगण्य होता है और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए क्या कह रहा है, एक पारदर्शी बर्तन में कुछ थर्मोकोल के दाने लेते हैं। थर्मोकोल के दाने मतलब जब उसको आप हाथ से रगड़ेंगे तो छोटे छोटे दाने निकल जाएंगे। उन दानों को कह रहा है लेने के लिए बर्तन के मुंह को लचीले रबर की चादर से ढककर रबर की चादर को कसकर बांध देते हैं। इस चादर के मध्य में छेद करके एक पतली रस्सी घुसाकर टेप द्वारा इसे स्थिर कर देते हैं ताकि रस्सी खींचने पर बाहर ना निकल पाए। अब बर्तन को उलट देते हैं। क्या किया, ये आप खाली बर्तन देख रहे हैं जो पारदर्शी है, यानी इस पार से उस पार आप उसको देख सकते हैं। उसमें थर्मोकोल के कुछ दानों को डाल दिया गया है और रबड़, कपड़े के तरह का जो रबड़ है, जैसे बेलून का जो भाग होता है, तो उससे आप इस बर्तन को ढक दिए। फिर इसको आप टाइट कर दें, उसमें एक छेद करके रस्सी देके उसको टैप लगा के छाट दें ताकि जब रस्सी को खींचा जाए तो रस्सी उस छेद से बाहर ना आ जाए। सर्वप्रथम रस्सी को धीरे से नीचे की ओर खींचते हैं, फिर इसे थोड़ा जोर से खींचते हैं और अंत में इसे तीव्रता से नीचे की ओर खींचते हैं। आप पाएंगे कि बर्तन में थर्मोकोल के दाने निम्नलिखित प्रकार से गमन करते हैं। क्या कह रहा है, इसको धीरे धीरे खींचने के लिए कह रहा है। तो धीरे से खींचने पर थर्मोकोल के दानों में कंपन मध्यम होता है, लेकिन थोड़ा जोर से खींचने पर इसमें एक दूसरे से दूर होने का जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा और अधिक हो जाता है। तीव्र खींचने पर इसमें बहुत ज़्यादा फैलाव होता है। तो क्या है देखिए, थर्मोकोल के दानों का कंपन मध्यम होता है जैसा कि ठोस के कणों का कंपन होता है। तो जिस तरह ठोस के कण जो हैं वो आपस में सटे हुए रहते हैं, उसी तरह से जब बहुत कम जोड़ लगा के जब आप खींचते हैं तो थर्मोकोल के दाने आपस में ही सटे रहते हैं। थोड़ा जोर से खींचने पर थर्मोकोल के दाने कुछ हद तक एक दूसरे से दूर होकर अपनी संपूर्ण राशि के अंदर ही इधर उधर गमन करने लगते हैं, जैसा कि द्रव के कणों का गमन होता है। द्रव के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव को आप जिस आयतन में, जिस बर्तन में जिस प्रकार के बर्तन में रख देंगे वो द्रव उसी
का रूप ले लेता है, लेकिन ठोस के साथ ऐसी बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ठोस के कण आपस में सिमटे रहते हैं, उनके कणों में आपस में आकर्षण होता है, और द्रव के जो कण होते हैं उनमें आकर्षण तो होता है उनके कणों के बीच, लेकिन वो बहुत कम होता है, जिस वजह से एक दूसरे पर उनके जो कण हैं वो फिसलते हैं और फिर वो दूसरे आकार को धारण कर लेते हैं। तीव्रता से खींचने पर थर्मोकोल के दाने एक दूसरे से अलग होकर संपूर्ण बर्तन के अंदर फैल जाते हैं, जैसा कि बर्तन में बंद गैस के कणों का गमन है। जब बहुत तेज़ी से आप खींचते हैं तो क्या होता है, थर्मोकोल के जो छोटे छोटे दाने हैं वो पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। ये दिखाने का तात्पर्य है कि गैस के जो कण हैं वो उन्मुक्त होके वातावरण में रहते हैं, उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं होता है, लेकिन द्रव्य जो होते हैं उनके कणों में आपस में आकर्षण होता है, लेकिन जब उनको जगह मिलता है दूसरे जगह जाने का तो वो एक दूसरे से फिसलते हुए आगे निकल जाते हैं। जिस तरह आप पानी लेते हैं, आप उसको फर्श पे गिरा दें तो वो जिधर ढाल होगा उधर वो धीरे धीरे पानी बढ़ते जाएगा, तो वो पानी के जो कण हैं वो एक दूसरे से फिसलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब आप एक ठोस को कहीं पे भी रख देंगे तो उसके जो कण हैं वो आपस में इधर से उधर नहीं होंगे। अगर आप ढलान पे रख देंगे तो वो जो ठोस है वो अगर शायद गोल आकार हो तो वो घुड़कने लगेगा, लेकिन उसके कण आपस में अलग नहीं होंगे। वो जो ठोस है वो अपना आकार नहीं बदलेगा, लेकिन द्रव्य अपना आकार बदल लेता है और गैस तो उन्मुक्त हवा में निकल जाएगा। अब देखिए, ये जो सेल्सियस और केल्विन है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जिस तापमान को आप कहते हैं उसी को 273.15 केल्विन कहा जाता है। ये कुछ इस तरह से समझाया हुआ है, आप इसको देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किस तरह से ये होता है। आपको ये मान के चलना है कि 0 डिग्री सेल्सियस जिसको आप बोलते हैं वही है 273.15 केल्विन कहलाता है। के से केल्विन को दर्शाते हैं और सी से सेल्सियस को दर्शाते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो केल्विन में 273.15 केल्विन कहलाता है। तो जितना आपको उसमें ऐड करना होता है उतना आप उसमें उस डिग्री को जोड़ देंगे तो वो उसका केल्विन कहलाएगा। गैस और वाष्प में अंतर, वस्तुतः गैस और वाष्प में कोई अंतर नहीं है। वाष्प शब्द का कार्यकलाप वैसी गैसों के लिए किया जाता है जो कमरे के ताप पर द्रव्य के रूप में रहती है। उदाहरण के लिए जल के गैसीय रूप को वाष्प कहा जाता है। इसलिए विपरीत हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि कमरे के ताप पर गैस के ही रूप में रहते हैं। इनमें प्रत्येक गैस कहलाती है। गैस और वाष्प में क्या अंतर है कि वाष्प के जो रूप हैं वो कमरे के ताप पर वो जो है द्रव्य में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन गैस जो है वो कमरे के ताप पे भी गैस में ही रहते हैं, वो द्रव्य में परिवर्तित नहीं होते हैं। गैस और वाष्प में इतना ही अंतर है। वाष्प जो है जब आप गर्म करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होता है। कैसे वाष्प में परिवर्तित होती है, तो उस द्रव्य के जो छोटे कण होते हैं उनमें जो ऊष्मा का संचार होता है, तो ऊष्मा का संचार होने से द्रव्य के कण और अधिक गतिमान हो जाते हैं, और अधिक गतिमान होने के बाद वो हवा के कण के साथ मिलके वो वाष्प के रूप में निकल जाते हैं। लेकिन इसी वातावरण में जो गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी जो मौजूद हैं, तो वो कमरे के टेम्परेचर पे वो जल के रूप में, द्रव्य के रूप में हमें नहीं प्राप्त होते हैं, वो गैस के ही रूप में होते हैं। जब उन्हें संपीड़ित किया जाता है तो फिर वो ठोस के रूप में बन जाते हैं। ऊष्मा का अवशोषण, विभिन्न पदार्थों का ऊष्मा के प्रति आचरण अलग अलग होता है। गर्म स्थान में रख दिए जाने पर ये समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं। ऐसा पाया गया है कि काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में
ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। कौन करती है? काले या गाढ़े रंग का जो भी कोई रंग है वो, और सफ़ेद रंग या हल्के रंग वाली वस्तु से काले और गाढ़े रंग वाली वस्तु ऊष्मा को अपने अंदर अधिक अवशोषित करती है। एक कार्यकलाप के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। क्या कह रहा है? ए और बी दो थर्मामीटर लेते हैं। ए के बल्ब को सफ़ेद कपड़े से और बी के बल्ब को काले कपड़े से ढक देते हैं, जैसा कि चित्र 1.20 में दिखाया गया है। अब दोनों थर्मामीटरों को धूप में समान ताप पर रख के 15-20 मिनट के पश्चात दोनों थर्मामीटर के पारों का स्तर देखने पर पता चलता है कि थर्मामीटर में ए में पारे का स्तर कम ऊंचाई तक पहुंचा है, जबकि थर्मामीटर बी में यह स्तर अधिक ऊंचाई तक गया है। अर्थात थर्मामीटर में अंकित ताप कम और थर्मामीटर बी में अंकित ताप अधिक है। इससे स्पष्ट है कि थर्मामीटर बी के बल्ब द्वारा ऊष्मा का अवशोषण अधिक एवं थर्मामीटर ए के बल्ब द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कम हुआ। क्या कह रहा है? थर्मामीटर लेने के लिए कह रहा है, जिससे हम अपने शरीर का बुखार जब नापते हैं, जब आपको फीवर होता है, बुखार होता है, तो आप थर्मामीटर से अपने शरीर का टेम्परेचर नापते हैं। तो कह रहा है कि उस थर्मामीटर के जो आगे का भाग होता है, जो चमकने वाला भाग होता है, जिसको आप अपने शरीर से लगाते हैं, उस भाग में कह रहा है कि एक थर्मामीटर में सफ़ेद कपड़े को लपेट दें और एक थर्मामीटर में काले कपड़े को लपेट दें और उसको खुली धूप में दे दें। तो धूप का जो भी टेम्परेचर होगा वो दोनों थर्मामीटर के लिए समान होना है और दोनों थर्मामीटर में समान टेम्परेचर को आना चाहिए। लेकिन जिस थर्मामीटर में हम काले कपड़े को लपेटे होते हैं उस थर्मामीटर में टेम्परेचर अधिक दिखाता है, और जिस थर्मामीटर में हम सफ़ेद कपड़े लपेटे हुए होते हैं उसमें टेम्परेचर कम दिखाई देता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि काले कपड़े ऊष्मा को अपनी ओर अधिक अवशोषित करते हैं बजाय सफ़ेद कपड़ों के। ये देखिए, ये थर्मामीटर का जो ये आगे का भाग है, इसमें काला कपड़ा लगा है और इसमें सफ़ेद कपड़ा लगा है, और जब इसको धूप में रखे तो समान ताप पर इसका पारा यहाँ चला गया और इसका पारा यहीं रह गया। इसका मतलब है इसने अधिक ऊष्मा का अवशोषण कर लिया। गर्मी के दिनों में लोग सफ़ेद कपड़ों के पोशाक पहनना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि सफ़ेद पोशाक ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करते हैं। अब देखिए, ये पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था, अब जो ये अवस्था है इसमें जो कुछ भी बताया गया है ये अभी नए आविष्कार के रूप में आया है और इसमें हम लोगों के लिए अभी कुछ भी नहीं है, इस बुक में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी दिया गया है। तो एक ओवरऑल इसका आप रीडिंग कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या है। ये प्लाज्मा अवस्था जो है ये 4th स्टेज है, और फिर एक 5th स्टेज का भी इसमें अध्ययन किया गया है, उसका खोज किया गया है, जो अभी हमारे आपके पहुंच से बाहर की बात है। तो इसके बारे में जानना समझना अभी कुछ विशेष आवश्यक नहीं है। तो इसके बाद हम आपके साथ लेके आएंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो क्लास आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर वाले क्लास में।